हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। पढ़ने वाले क्या हैं, हम आज कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब अब तक जो फार्मूला हमने पढ़ा उस फार्मूले पे आधारित हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। हालांकि जो लेंस सूत्र है मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जैसे कि ये इस पे आधारित आपने हाई स्कूल में सवाल लगाने हैं। और HI मतलब इमेज और HO ऑब्जेक्ट, या इसको आप I/O भी कह सकते हैं, I/O ऑफ इमेज। और हम खास करके इस वाले फार्मूले पर सवाल लगाएंगे। यही चीज़ हमने पढ़ा था। और संयोग वाला, दो लेंसों के संयोग से बनी संयुक्त फोकस दूरी इस पे पावर वाले पे, ठीक है। इसके लिए पावर देखा जाए तो P बराबर P1 प्लस P2 वाला हमने लिख दिया था वहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे P1 P2 को चिन्ह के साथ, यहाँ पे सारी चीज़ें चिन्ह के साथ, यहाँ भी सारी चीज़ें चिन्ह के साथ, और यहाँ भी सारी चीज़ें चिन्ह के साथ जो पता है, और जो नहीं पता है उनको कोई चिन्ह नहीं देना है, ठीक है। तो थोड़ा सा आज हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे सवाल के ऊपर, ठीक। तो चलिए अभी एक सिंपल सवाल लेते हैं। सिंपल का मतलब ये है कि उस तरह पे अपवर्तन के सूत्र, अपवर्तनांक वाले पे तो हमने सवाल लगा दिया था, जो गोली पृष्ठ का अपवर्तन का सूत्र था, इस पे हमने सवाल लगा दिया है ना। बाकी आप लगाते रहिए, इस पे हमने सवाल लगाया है। इसमें भी सारी चीज़ों को चिन्ह के साथ ही रखना है, UVR को, ठीक है। बाकी चीज़ें जो हाई स्कूल की हैं कि F दिया है, V दिया है तो U पूछ लिया, F दिया है, V दिया, U दिया है तो V पूछ लिया, या डायरेक्ट F ना दे करके वक्रता त्रिज्या दिया है तो आप जो है वक्रता त्रिज्या भी निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने दर्पण का सूत्र लिखा था उस तरह का लेंस में भी बनता है। तो चलिए हम पतले लेंस से अपवर्तन के सूत्र पर आधारित सवाल देखते हैं। हालांकि उस तरह के सवाल भी आप लगा सकते हैं, हाई स्कूल की बुक में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इस लेवल का सवाल है हम उस पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप उस लेवल में सवाल लगा सकते हैं। जैसे हमारा पहला सवाल है, सिंपल सवाल है कि अभी पहला सिंपल सवाल है कि दिया है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले 1.5 अपवर्तनांक वाले एक पतले समतल उत्तल लेंस की, एक पतले समतल उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेमी है। फोकस दूरी कितनी है? 20 सेमी है ना। इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? वक्रता त्रिज्या, ठीक है। पहले हम लोग ये देखें कि क्या सवाल में दिया हुआ है, ठीक। सवाल में क्या है? n बराबर 1.5 दिया है, अपवर्तनांक दिया है, उत्तल लेंस, एक पतले समतल उत्तल लेंस की, है ना। तो कांच का ही होता है तो n दिया।
फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, हमारा 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस है तो प्लस में रहेगा। इस लेंस के वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए समतल उत्तल है यानी कि इस तरह का है, तो इसको बाएं वाले को R1, ये तो इनफाइनाइट है, R2 इसकी होती है, यही मालूम करना है। ठीक है, दूसरे पृष्ठ की। ठीक है, तो R1 जो है हमारा यहाँ पे इनफाइनाइट हो गया और R2 हमको पूछा है ना। तो हम सूत्र ये लगा देंगे 1/f Ng-1, या n सिंपली n लिखा जाता है। तो ये 1.5 -1 सिंपल सवाल था, ये इनफाइनाइट। और R2 की वैल्यू लिखना है तो इसे कोई चिन्ह देना नहीं है। ठीक है, हाँ इसकी वैल्यू दी हुई है, कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो 1/20 ये हो जाएगा 0.5 और -r/2। तो ये क्या है कि इधर जाके गुणा हो जाएगा, यानी कि अगर हम देखें तो 1/r2 जो हो जाएगा -1/20 गुणे 0.5। तो 20 25 100 होगा, -1/10। अगर तुलना किया जाए तो R2 -10 सेंटीमीटर। तो माइनस केवल ये बता रहा है कि उस वक्रपृष्ठ की फोकस दूरी क्या है, -10 सेंटीमीटर है। माइनस का क्या मतलब है कि इसकी वक्रता त्रिज्या ऋण होती है, क्योंकि यहाँ से हम इधर की दूरी नापेंगे तो क्या होगी, माइनस होगी। तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड देखें तो 10 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक, अब थोड़ा सा चलते हैं इससे आगे के सवाल, है ना। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, हालांकि सवाल आप तो लगा ही सकते थे। इसी तरह के छोटे छोटे सवाल जो है वो बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं। एक उभयोत्तल मतलब समझ रहे हैं, जिसके दोनों तल उत्तल है। दूसरा सवाल है कि एक उभयोत्तल लेंस एक 1.5 अपवर्तनांक वाले अपवर्तनांक के कांच से बना है। इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, इसके दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं 20 सेमी है। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। लेंस की क्षमताओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब इसे y में रखा जाए, जब इसे y में रखा जाए तथा जब इसे
1.25 अपवर्तनांक के द्रव में डुबोया जाए। अपवर्तनांक के द्रव में मतलब कम वाले अपवर्तनांक में तो बढ़ती है, फोकस दूरी बढ़ेगी तो क्षमता बढ़ेगी, द्रव में डुबाया जाए। ठीक है, तो ये हमारा सवाल है, बोर्ड में आए हुए भी सवाल है। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला तो हम y में निकाल लेते हैं, है ना। तो Ng-1 और R1 R2 है, तो क्षमता हम यहां से P रख लेंगे, PA। दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं समान है, तो कहने का मतलब है कि एक की प्लस होगी, देखा जाए तो यहाँ से R1 जो होगी वो +20 होगी, R2 जो होगी -20 होगी। अगर दोनों 20 रखेंगे तो कट के 0, सारी चीजें 0, इनफाइनाइट हो जाएगी। और Ng हमारा कितना है, वो 1.5 है ना। तो यहाँ से आप पहले 1/FA निकाल लीजिए, तो 1.5 - 1, ये एक 20 और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 2/20, मतलब कट के 1/10। तो यहाँ से देखा जाए अगर तो 1/A बराबर 0.5 गुणे 1/10, मतलब हो जाएगा 5/100। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/20, यानी कि FA का मान आएगा +20। यानी वो जानते हैं आप कि अगर R1 R2 बराबर और n का मान 1.5 है तो F का मान इनकी वक्रता त्रिज्याओं के बराबर होता है। पीछे देखें 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी आएगी, तो यहाँ से क्षमता मान लें PA है, तो जो होगा सेंटीमीटर में है तो 100 ये होता है। तो अगर इसको सेमी में रखेंगे तो 100/FA लिखेंगे, है ना। इसे अगर सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो 100/20 बचे, तो पावर हो गया 5 डायोप्टर। ठीक, पावर कितना हो गया, 5 डायोप्टर हो गया। अब इसे उठा करके रखना है द्रव में, कहाँ रखना है, अब इसको मिटा दूं मैं। ठीक है, अब इसे उठा करके कहाँ रखना है, द्रव में रखना है। कहाँ पे रखना है, द्रव में। तो चलिए अब उसको देख लेते हैं। ये 5D आया, ठीक, ये 5D आया। चलिए अब द्रव में रखते हैं, तो वहां पे जो Ng जो रखते हैं वहां पे सापेक्ष अपवर्तनांक अब रखें, है ना। हमारा Ang दिया हुआ है 1.5 और मान लो द्रव में रखा गया तो ये 1.5, लेकिन अब वहां रखा जाएगा Ang, तो वो होता है Ang/ANL, मतलब हुआ कि 1.5/1.25, है ना। तो हम मान लेते हैं कि उसमें फोकस दूरी FL है, तो Lng-1 और ये तो वही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब ये पहले होगा कितना, एक अंक, 2 अंक है, दशमलव है, तो ये अंक घट जाएगा, ये एक अंक के लिए 50, यानी ऊपर 150 आएगा, नीचे 125। 25 से काटिए, 25 छक्का 150, 25 चक्का 150, 25 पच्चे 125, है ना। 6/5, तो यहाँ लिखेंगे 6/5 - 1 और ये 1/20 प्लस 1/20, क्योंकि ये माइनस है, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा।
तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, 6-5/5 और ये हो जाएगा 2/20 मतलब 1/10। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/5 हो जाएगा ये, गुणे 1/10 हो जाएगा, मतलब 1/50। यानी कि हम देखा जाए तो ये कितना आएगा, 50। यानी उत्तर लेंस है तो प्लस में ही आएगा। तो हम जानते हैं इसको PL मान लेते हैं, जो होगा 1/FL। सेमी में अगर इसकी बात करें, इसको सेंटीमीटर में रखें तो ये 100 रहेगा। तो ये 100 और ये कितना हो जाएगा, 50, यानी कि 2D, यानी कि क्षमता घट गई। ठीक है, अब उसमें अनुपात देना है। अब उसमें क्या है, अनुपात। पहले आया 5, दूसरा आया 2। तो हमें PA में अनुपात लेना है PL में। तो ये आया है 5 और ये आया है 2, है ना। इसको काटेंगे तो ये बचेगा 2.5:1, यानी कि इसका जो रेशियो आएगा 2.5:1 ये है। ठीक, तो आप इस तरह से सवाल को आप लगा सकते हैं। ठीक, तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए इसका। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। चलिए तीसरा है ना, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक लेंस की y में फोकल दूरी, एक लेंस की y में फोकस दूरी, y में फोकस दूरी 50 सेमी है। यदि इसे 1.2 अपवर्तनांक वाले, यदि इसे 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए, द्रव में डुबो दिया जाए, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी। ठीक है, इसकी इस तरह का तो हमने डेरिवेशन किया हुआ है कि 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक लेंस की y में फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, यानी FA कितनी है, 50 सेमी। उत्तल लेंस है, वही लेंस होगा, उत्तल लेंस की बात है। और इसे 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबो दिया जाए तो फोकस दूरी कितनी होगी, बढ़ेगी। यानी कि तब कांच से बना है तो उसका अपवर्तनांक ये है Ng,
और द्रव में डुबा दिया जाए तो इसका है 1.2। ठीक है। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या तो यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, वक्रता त्रिज्या यहाँ पे तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे हमें तुलना करना पड़ेगा द्रव में। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे लिखें एफ ए तो Ng-1, और ये वही है, ये बदला नहीं है। और यहाँ पे जब द्रव में डुबा देंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा Lng-1 R1 R2। अब क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से। ये सबसे ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, लेकिन डिवाइड करेंगे तो ये Ng-1 ऊपर ही रहेगा और Ng-1 यहाँ पे रहेगा। अब चलिए ये Lng निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा Ang माइनस AnL 1.5 1.2, यानी कि 15/12, 3 चौको 12, 3 पचे 15, 4/5। तो यहाँ पे अगर हम रखते हैं तो क्या आएगा, ये 1.5 माइनस 1, Lng का मान है 5/4 माइनस 1। देखिए FL/FA ये हो गया 0.5, और ये बटे क्या हो जाएगा, 4 इसमें घटाएंगे, 5 में से 1 जाएगा, तो 5 में से 1 जाएगा, ये 4 है, और तो 1/4 होगा ना, यहाँ पे 1/4, मतलब ऊपर चला जाएगा 4, तो 0.5 × 4 × 20। एक 5, 15/12, 3 4 12, 3 5 15, 0.5 हुआ, यहाँ से 5 में से 4 जाएगा, 1/4, यानी आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। FL चाहिए तो 2 × FA, मतलब 2 × 50, मतलब 100 सेंटीमीटर। तो कितनी हो जाएगी, 100 सेंटीमीटर। चलिए अब एक NCERT का पूछा हुआ सवाल है, का स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले ले। बहुत कुछ है नहीं, सिंपल है ना, केवल आपको माइंड में सेट करना है इसको। चलिए चौथा सवाल कैसे लगाएंगे, चलिए पहले है क्या सवाल। दिया है कि अपवर्तनांक 1.55 के कांच से, अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या, दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के, समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस निर्मित करने हैं, उभयोत्तल लेंस करने हैं। दूसरा
उभयोत्तल लेंस निर्मित करने हैं। यदि 20 सेमी फोकल दूरी के लेंस निर्मित करने हैं, यदि 20 सेमी फोकस दूरी के उत्तल लेंस ना लेंस निर्मित करने हैं, तो आपेक्षिक वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो आपेक्षिक वक्रता त्रिज्या क्या होगी? ठीक, तो आपेक्षिक वक्रता त्रिज्या क्या होगी? समान वक्रता त्रिज्या का एक उत्तल लेंस है, 20 सेमी फोकल दूरी का लेंस बनाना है, तो हमें वक्रता त्रिज्या कितनी लेनी होगी दोनों कि वो 20 सेंटीमीटर का सैंपल है, एनसीईआरटी का वो है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है, अपवर्तनांक 1.55 के कांच से दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या, मतलब ANG या NG इसको कहते हैं 1.55 ये दिया है। समान वक्रता त्रिज्या है मतलब R1 R2 है दोनों। उभयोत्तल लेंस मतलब उत्तल लेंस यदि 20 सेंटीमीटर यानी कि हमारी जो फोकल दूरी है वो कितनी है 20 सेंटीमीटर, और यही हमको पता करना है। तो आपेक्षिक वक्रता त्रिज्या क्या होगी, है ना। फोकल दूरी कितनी होनी चाहिए? 20 सेंटीमीटर की फोकल दूरी होनी चाहिए। ठीक, तो आप इस वाले सूत्र को लगा लीजिए। सूत्र 1/f NG - 1 और यहाँ पे रख दीजिए R1 - R2, चूंकि दोनों बराबर है तो एक नेगेटिव हो गया, उभयोत्तल बनाना है था, है ना। ये R1 हो गया ना, ये R2 इसकी, तो 1/20 यहाँ रख दीजिए, 1.55 - 1 और ये दोनों बराबर है, तो 1/20 और ये एक घट जाएगा 0.55 और ये प्लस हो जाएगा 2, 1/2/R हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1/20 बराबर इसका गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11, 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा बटे R, यानी यहाँ देखा जाए तो R बराबर हो जाएगा 20 × 1.1 यानी 11 दूना 22 सेंटीमीटर, यानी इसकी फोकल दूरी जो दिया हुआ है ना, कितनी दिया है, यहाँ से यहाँ तक 20 सेंटीमीटर। तो अपेक्षित वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, वो 22 सेंटीमीटर है ना। वक्रता त्रिज्या दोनों कितना रखना पड़ेगा हमें, 22, तो बहुत ज़्यादा वो कठिन नहीं है क्योंकि ऐसा एनसीईआरटी का सवाल है। ठीक है, तो कितना होना चाहिए, चलिए अब एक सवाल और देख लेते हैं। इस तरह से रिलेटेड, तो इस तरह का सवाल अब आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए तो 5वां सवाल,
दिया है उत्तल लेंस की y में फोकस दूरी 10 सेमी है। उत्तल लेंस की y में फोकस दूरी 10 सेमी है। इसकी फोकस दूरी जल में ज्ञात कीजिए। इसकी फोकस दूरी जल में ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। दिया है ANG 3/2 और ANW 4/3। ठीक है, तो ये भी निकल जाएगा। ऐसा सवाल तो लगा हुआ है, जैसे हमने y में मान लिया हल, ये हो जाएगा NG-1 R1 R2, क्योंकि ये तो बदला नहीं है। फिर वो y में हम जल में जब लेंगे FW तो वहाँ पे सापेक्ष लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? WNG-1, और ये तो बदलेगा नहीं क्योंकि लेंस तो वही है। लेंस तो वही है। इसमें हम भाग दे देंगे तो इन दोनों में भाग देंगे तो FW ऊपर आ जाएगा और FA नीचे, और मिलेगा क्या? NG-1 और WNG-1। ये है NG मतलब है 3/2 का मतलब वही 1.5। और ये कैसे मिलेगा? WNG कैसे मिलेगा? तो ये मिलेगा ANG ANW। ये है 3/2 4/3 यानी कि 9/8। तो ये हो जाएगा 9/8 - 1। तो वो ऊपर हो जाएगा 1/2 और नीचे हो जाएगा 1/8। तो 8 सबसे ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 8/2 मतलब 4। तो FW बराबर हो जाएगा FA/4। तो y में फोकस दूरी कितनी है? 10। 4 मतलब 40 सेंटीमीटर। तो ऐसा सवाल लगा था। चलिए अब रेखीय आवर्धन पर आधारित देखा जाएगा सवाल, है ना। लेंस के सूत्र पे तो आपने हाई स्कूल में बहुत सारे सवाल लगाए हैं। ठीक, चलिए लेंस की क्षमता संयुक्त फोकस दूरी तथा क्षमता। चलिए दूसरा सवाल यही देखेंगे। लेंस सूत्र रेखीय आवर्धन पे है। जैसे लिखा है 6वां जो भी है, लिखा है कि 10 सेमी फोकस दूरी वाले 10 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को 20 सेमी पर उत्तल लेंस को 20 सेमी दूरी पर 4 सेमी लंबी एक वस्तु रखी है। प्रतिबिंब की लंबाई और प्रकृति ज्ञात कीजिए।
प्रतिबिंब की लंबाई व प्रकृति ज्ञात कीजिए। प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई व प्रकृति ज्ञात करना है। ठीक, चलिए, तो बहुत आसान सवाल तो बहुत है, क्या क्या किया जाए। ये लेंस का जो सूत्र है और रेखीय आवर्धन का जो सूत्र है उस पे है। फिर लेंस की क्षमता उनका पे आएगा। थोड़ा थोड़ा बहुत सारे सवाल हैं, दिया जाए। देखिए 10 सेमी फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है तो एफ कितना है 10 सेंटीमीटर उत्तल लेंस है तो प्लस 20 सेमी दूरी पर 4 सेमी लंबी एक वस्तु रखी है यू ऑलवेज नेगेटिव 20 सेंटीमीटर दूरी पर 4 सेमी लंबी वस्तु रखी है, मतलब कि एच आई जिसको कह ले सकते एच ओ जिसको कह सकते हो, या आप इसको ओ मान सकते हो, या एच डैश बटे एच जो भी मान सकते हो। तो एच ओ मान लेते हैं। ऑब्जेक्ट की लंबाई है 4 सेमी, तो ये प्लस में ही रहेगी। प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी, मतलब हमको एच आई और प्रकृति क्या होगी प्रतिबिंब की, वास्तविक बनेगा आभासी, तो वो तो v पे निर्भर करेगा। v अगर पॉजिटिव आ गया तो इधर बना तो इसका मतलब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, और इधर v निगेटिव आ गया तो इसका मतलब आभासी बनेगा, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। और h बता देगा खुद ही, निगेटिव आ गया तो उसका मतलब है वास्तविक, और पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब आभासी। तो चलिए, हमें v भी मालूम करना है, उसकी प्रकृति करना। तो हाई दोनों दिया है, तो सूत्र लेंस का सूत्र लगा दीजिए। सूत्र कितना 1/v मतलब u से, तो ये हमारा दिया 1/10, ये v मालूम करना है, और u माइनस कितना 20, तो 1/10 ये प्लस हो जाएगा, लेकिन उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 1/10 माइनस 1/20 यानी कि v, यानी 1/v बराबर, और ये 10 और 20 का एलसीएम 20 हो जाएगा। 10 गुना 20 और 20 एक कम 20, मतलब 1/20 का मतलब v बराबर प्लस 20 आया। मतलब है कि ये प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनेगा, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेंस के इधर है। प्रतिबिंब की लंबाई अब जानते हैं, इसके लिए हम एच आई बटे एच ओ बराबर v बटे यू होता है। इसको भी चिन्ह के साथ रखना है। ये है +4, v आया +20 और u आया है -20, है ना। तो -20 के साथ रखेंगे, तो ये कट के आया क्या, वो 20 ही आया। हाँ चलिए, तो ये -1 आ गया, मतलब एच आई का मतलब -4 का मतलब उल्टा बनेगा, मतलब अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो वो 4 सेंटीमीटर लंबा ही बनेगा। इसका मतलब है कि ये दुगनी फोकस दूरी पर अगर बनता है प्रतिबिंब, तो जाहिर सी बात है फोकस दूरी दुगनी फोकस दूरी पे बनता है, इसका मतलब है कि जितना बड़ा प्रतिबिंब होता वस्तु होती उतना भी प्रतिबिंब होता और उतना ही दूरी पर बनता है ना। ऐसा अगर हम देखें प्रतिबिंब बनाने की क्रिया में, कि जब वस्तु लेंस के फोकस दूरी की दुगनी फोकस दूरी पे रखी होती है तो प्रतिबिंब उतना ही दूर दूसरी तरफ बनता है, वास्तविक उल्टा बनता है। जितनी बड़ा प्रतिबिंब होता है उतनी बड़ी वस्तु होती है, उतना बड़ा प्रतिबिंब और उतने ही दूर बनता है। दो ही कंडीशन आ गई। ठीक, चलिए, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं।
चलिए 2 सवाल हम लोग और देख लेते हैं, 2-3 इधर, 1 2 3 4 5 6 फिर आ जाता है उसमें। सवालों की कमी नहीं भाई, कितना सवाल है। चलिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। हमें मालूम है कि सवाल वाला वीडियो कोई ज़्यादा देखता नहीं है, क्योंकि सवाल खुद ही किताबों में इतना रहते हैं। आप प्रैक्टिस करिए, हम डाल देते हैं बना करके, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा लोग देखते नहीं हैं इसको। कौन से एनसीईआरटी का है? 2 है। तीन चार दो सवाल है, 16 में ये भी पूछे हैं। चलिए देखते कहाँ तक पहुँचते हैं, बाकी आगे का भी 1-2 सवाल लगाएंगे। चलिए, जैसे दिया है कि एक वस्तु से पर्दा 25 सेमी की दूरी पर है। 7वां जो भी सवाल है, एक वस्तु से पर्दा जो है 75 सेमी की दूरी पर, सेमी की दूरी पर है। इनके बीच में 12 सेमी फोकस दूरी वाले, इनके बीच में 12 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए? उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए जिससे पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए? जिससे पर्दे पर वस्तु का, जिससे पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए, वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए, जिससे पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। अब देखिए, इसमें एक वस्तु से पर्दा 25 सेमी की दूरी पर है ना। एक वस्तु है, उससे पर्दा 75 सेमी की दूरी पर है। इनके बीच में 12 सेमी फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस को कहाँ रखा जाए जिससे पर्दे पर वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए? पर्दे पर वस्तु का क्या बन जाए? वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए, है ना। अब देखिए, उत्तल लेंस है, इनके बीच में, अब जैसे ये उत्तल लेंस है, पर्दा कहीं यहाँ पे है, और ये वस्तु जो है, कहने का मतलब पर्दा जो है 75, एक वस्तु से पर्दे की दूरी 75 सेमी है, के बीच में 12 सेमी फोकस दूरी वाला एफ है 12 सेंटीमीटर। तो लेंस को कहाँ रख दिया जाए, है ना, जिससे पर्दे पर जो है वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन जाए। यहाँ पे पर्दे पर प्रतिबिंब बनाना है, तो लेंस को कहाँ रखा जाए? इधर वस्तु है, तो इनके बीच की जो दूरी है वो 75 सेंटीमीटर है पूरा। कितनी है? 75 सेंटीमीटर। अब हम लिखते हैं कि वस्तु से लेंस को 1 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाए। ठीक, तो
है ना, ये वी यू बराबर हो जाएगा माइनस एक्स, हमने एक्स को मान लिया। तो हमें पता हो गया ना कि इसके इतने सेंटीमीटर दूरी, और v की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 75 में से x कम कर देंगे, 75 माइनस एक्स। तो यहाँ से इधर की दूरी पॉजिटिव रहेगी और यहाँ से इधर की दूरी क्या होगी, नेगेटिव, क्योंकि हमें दोनों पता हो गया, एक 75 माइनस एक्स है, एक एक्स। तो लेंस से वस्तु की दूरी है ना माइनस एक्स, जिसको मान लिया है हमने कि ये है। अगर नहीं दिया रहता, ऑलरेडी हमको पता करना होता, तो उसे कोई चिन्ह देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के सवालों में अगर मान लीजिए कि हमें मानना पड़े कि माना जो है वस्तु से x दूरी पर लेंस रखते हैं तो प्रतिबिंब प्रतिबिंब पर बन जाएगा। तो लेंस से वस्तु की दूरी x माने हैं तो उसे चिन्ह के साथ लेंगे माइनस एक्स, और प्रतिबिंब इधर बनता वास्तविक तो उसे प्लस एक्स लेंगे। अब जो है हमें क्या करना है, यक्स को निकालना है, तो लेंस के सूत्र से ले लेंगे, लेंस के सूत्र से। तो 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u से। तो देखिए 1/f की वैल्यू क्या है, फोकल दूरी कितना है 12 सेंटीमीटर, उत्तल है तो प्लस में रहेगा, और v हमारा जो है 1/75 माइनस एक्स रहेगा, और ये माइनस एक्स रहेगा। 1/12 75 माइनस एक्स, और ये जाके उधर प्लस कर देगा 1/x। अब इसे हल करेंगे। अब देखिए 75 माइनस एक्स और x क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा ना। तो देखिए ये कटेगा तो यहाँ x हो जाएगा, और इधर x कटेगा तो प्लस 75 माइनस एक्स, तो x कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/12 75 इधर गुणा करेंगे तो x का तो 75 x माइनस एक्स स्क्वायर, तिर्यक गुणा करेंगे तो इधर हो जाएगा 75 x माइनस एक्स स्क्वायर, 75 गुणे 12। सबको इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 75x प्लस बराबर 0 आएगा, 12×5 = 60, गुणा करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा, 12×5 = 60, 12×7 = 84, 84 6 90 900, ठीक है ना। तो इधर जो है अब इसका वो निकालेंगे, द्विघात समीकरण बन गया। तो अब देखिए कि इसमें 75 यहाँ पे प्लस है तो जोड़ने पे ही आएगा, और माइनस माइनस जोड़ेंगे, ये प्लस है तो इसके 2 फैक्टर करेंगे, जिसको जोड़ने पर माइनस 75 है ना, 2 फैक्टर करेंगे। तो हमें लगता है 90 का ऐसा गुणनखंड किया जाए जिससे जोड़ने 75 आ जाए। तो क्या हो सकता है, जैसे कि 75 के 2 पार्ट कर दें हमें, जैसे कि 60 15 है, 60 हो गया प्लस 15 हो गया, लेकिन गुणा करें 15 0 0 15 छक्का 90, बहुत सही। तो लेकिन जोड़ना है, माइनस माइनस जोड़ना है, क्योंकि आगे माइनस लगा, ये प्लस बताता है कि जोड़ना। तो माइनस 60x माइनस 15x प्लस 900 = 0। x अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 60, और यहाँ पर भी यही चीज़ आना चाहिए, तो यहाँ माइनस 15 कॉमन ले लेंगे, अरे x, तो यहाँ पे माइनस बाहर आ गया तो ये
माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस से फिर पूरा करेंगे प्लस हो जाएगा, तो इतना तो आता है 15, ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, 0। तो x माइनस 60 एक कोष्ट में और x माइनस 15 एक कोष्ट में इक्वल 0। तो इसे हल करेंगे तो x बराबर 60 और 15 दोनों आए। तो कहने का मतलब है कि इसमें दोनों स्थितियां सही है। या तो उसको 15 सेंटीमीटर पे रखें तो यहाँ 15 रखेंगे तो हाई पता हो जाएगा, या तो उसको 60 सेंटीमीटर में रखें तो यहाँ 60 घटाएंगे तो हाई कम हो जाएगा। तो दो आंसर सही, या तो 15 या तो 60। देखिए जो चीज ज्ञात है, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया ना कि यक्स है तो यक्स को नेगेटिव में रखो, इधर भी पॉजिटिव में रखना। ऐसा नहीं है कि यह तो मालूम ही नहीं था इसको कोई चिन्ह न दे। वो ऐसा होता जब ये पता नहीं होता, क्योंकि पता इसलिए हो गया कि पूरी में 75 ये x मान लें तो ये x माइनस 75, तो ये भी पता ये भी पता। ठीक है, तो इस तरह के सवाल जो आप लगा सकते हैं। ठीक, चलिए हम अगला सवाल और देखते हैं। चलिए, जैसे एक सवाल हम यहाँ पे लगा रहे हैं, एनसीईआरटी का भी है नहीं उस तरह का। यदि एक बिंदु स्रोत 58 जो भी हो, यदि बिंदु स्रोत यस से, यदि बिंदु स्रोत यस से 2 मीटर फोकल दूरी का उत्तल लेंस, 2 मीटर फोकल दूरी का उत्तल लेंस 4 मीटर की दूरी पर स्थित, 4 मीटर की दूरी पर स्थित, 4 मीटर की दूरी पर स्थित। चित्र भी बनाएंगे। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। एक बिंदु स्रोत यस से 2 मीटर फोकल दूरी का उत्तल लेंस 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। 1 मीटर की फोकल दूरी का अवतल लेंस उत्तल लेंस से क्या है, हाँ, दूरी पर स्थित। अब आगे है कि 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पर स्थित, उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पर स्थित। अभी फिगर बना हुआ है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है। कहने का मतलब है कि V, अब जैसे क्या है यहाँ पे जैसे कि एक स्रोत है यस, जिसकी लिखा है 2 मीटर फोकल दूरी का एक उत्तल लेंस है और स्रोत से 4 मीटर की दूरी पे रखा। चार मीटर, ठीक है। और 1 मीटर फोकल दूरी का अवतल लेंस 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। 2 बार लिखा है।
3 मीटर की दूरी पर स्थित है। उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पर, अवतल लेंस उत्तल लेंस से, यहाँ होगा उत्तल लेंस से 3 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है ना। इसकी जो दूरी है वो 3 मीटर है। फोकल दूरी इसकी जो है वो 1 मीटर है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति यानी कि V कहाँ होगा वो बताना, यानी हमको V बताना है कि कहाँ पे होगा, है ना। तो देखिए इसमें कि इसका जो है, इसका प्रतिबिंब पहले यहाँ पे जैसे दो लेंसों के संयोग की बात हो रही है, ठीक है। अगर संयुक्त लेंस की फोकल दूरी हमें पता करना होता, अगर उनके बीच की गैपिंग दी है तो हम पता कर लेते। एक सूत्र हमने यहाँ पे लिखा था कि 1/f 1/f1 और f2 माइनस, है ना, d/f1 f2 ऐसा कुछ था पीछे, शायद यही होगा, याद नहीं आ रहा क्या, हाँ यही है, ठीक। तो इससे निकल जाता कि हमारी संयुक्त लेंस की फोकल दूरी क्या थी, अगर वो मालूम करना, इसलिए फार्मूला। लेकिन इसमें दोनों से जो प्रतिबिंब बनता है, तो पहले अगर ये ना होता, सपोज करिए कि अगर ये ना होता तो इसका प्रतिबिंब कहीं बनेगा, है ना। अगर वो ना होता तो इसका प्रतिबिंब कहीं बनेगा, जैसे यहाँ से रेस चलेंगी तो कहीं आकर के मिलेंगे, कहीं प्रतिबिंब तो बनाएंगे, जिसको मान लेते हैं आई डैश है, इसको क्या मान लेते हैं, आई डैश, ठीक है। अब उसे हम लोग पता कर लेते हैं, जैसे इसके लिए हमें u पता है, इसकी फोकल दूरी क्या है, इसकी फोकल दूरी है 2 मीटर, u की वैल्यू क्या है -4 मीटर, और हमें b पता करना है कि कितनी दूर बना है, जो कि दूसरे के लिए वो वस्तु का काम करेगा ना। तो चलिए हम यहाँ से ये वाला सूत्र लगा देते हैं, 1/v माइनस 1/u से, ये 1/2 हो गया, v पता करना है, और ये -4 मतलब प्लस हो जाएगा, तो 1/v प्लस 1/4। तो कहने का मतलब हुआ कि वो इधर आके घट, ये उधर जाएगा, तो 1/v मतलब 1/2 में से 1/4 घट जाएगा। तो कहने का मतलब है 4 लघुत्तम हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 1 मतलब 1/4, तो v की वैल्यू जो हो जाएगी पॉजिटिव 4 मीटर आएगी, ठीक है। कितनी आएगी, 4 मीटर आएगी। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब बनाएगा, तो वो 4 मीटर आ गया, और 3 मीटर ये ऑलरेडी रखा है, तो ये यानी कि 1 मीटर दूर बना, यानी कि ये 3 मीटर पे ऑलरेडी रखा है, और प्रतिबिंब कहाँ बना, 1 मीटर इससे दूर बना। तो यही इसके लिए क्या काम करेगा, यही इसके लिए क्या काम करेगा, वस्तु का काम करेगा, और फाइनल इमेज कहीं बनाएगा। क्या काम करेगा, वो इसके लिए वस्तु का काम करेगा और फाइनल इमेज कहीं बनाएगा, है ना। यानी कि रियलिटी में इमेज तो यहाँ कहीं बन जाती, जैसे कि ये यहाँ पे बन रही है, तो इसके लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, और यही इसकी फाइनल इमेज जो है यहाँ पे कहीं बनाएगा, है ना, उसी सामने। तो कहने का मतलब है कि ये वाला जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये इसके लिए आभासी वस्तु का काम करेगा, ऐसा हमने पीछे बहुत देखा है, ठीक है ना।
तो ये चूंकि इस साइड रखा है तो u ऑलवेज प्लस रखेंगे इसके लिए, तो +1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, पूरा 4 था, 3 घटा देंगे तो इससे ये वस्तु के लिए कितना दूर है, 1 मीटर। और इसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है, 1 मीटर है ना। तो अवतल है -1 मीटर हो जाएगी। तो अवतल लेंस से उसकी 3 मीटर दूरी पर स्थित है। अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। अब अंतिम प्रतिबिंब हमें मालूम करना है, तो यही फिर एक बार सूत्र लगा देंगे। तो देखिए ये 1 है, हमें मालूम करना है और यू हमारा 1 है ना। ये उधर जाके जुड़ जाएगा, तो 1/v बराबर 1 + 1 मतलब कि 2 है ना। तो v बराबर हो जाएगा 1/2 मतलब +0.5 मीटर। कितना आ जाएगा, 0.5 कुछ गड़बड़ी हो गया क्या है, गड़बड़ी ये चिन्ह वो रखने में आ गया ना। जैसे कि ये 1/f बराबर 1/v - 1/u है, तो ये -1 है ना, और 1/v और ये प्लस में 1 है, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और -1 ये कट के क्या हो जाएगा 0, तो v बराबर। इसका मतलब रियलिटी यही है कि प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। इसका मतलब है कि कोई चीज अगर इसके सामने ऐसे आ रहा, अगर आप देखिए तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा ही, हम तो उसको माने थे। अगर कोई चीज इसके फोकस की तरफ आ रहा है तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, अरे अपवर्तन के बाद क्या हो जाएगा, समांतर प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा, अनंत पे। रियलिटी ये है कि रेज इधर आएंगे और प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। ठीक, तो जैसे हमने डेरिवेशन किया हुआ है पीछे, उसी पे आधारित सवाल था। अब जो है एनसीईआरटी के जो है 1 2 3 4 सवाल हैं, फिर हम आते हैं बहुत सारे सवालों की कमी नहीं है। लेंस की क्षमता, संयुक्त फोकस दूरी तथा क्षमता पे कुछ सवाल देख लेते हैं। टाइम भी तो करीब करीब हो ही गया है, तो लेंस की क्षमता के लिए अलग सा वीडियो बनाना पड़ेगा क्या। चलिए, इसका आप बात समझ में आए कि इसको 2 पार्ट में हल करना है। जैसे हमने क्या मान लिया, सपोज करिए ये लेंस ना होता तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता 4 मीटर में, तो यहाँ लेंस रख देंगे तो ये प्रतिबिंब इसके लिए आभासी वस्तु का काम करेगा। जब ये आ गया तो ये 1 मीटर, प्लस क्यों लिया, क्योंकि ये दाहिने साइड है। ठीक है, रियलिटी में जब कोई रे ऐसे आएगी तो वो समांतर हो जाएगी। अब हम इसकी फोकस दूरी माइनस में, ये प्लस में, तो v हमने निकाला तो अनंत होगा, तो अनंत पे बनेगा। ठीक है, चलिए तो इसके द्वारा पहले v1 कहाँ रहा है, ये 3 मीटर है, पूरा 4 है, 3 घटा देंगे 1 बचेगा। 4 सवाल एनसीईआरटी से रिलेटेड है, देखिए कहाँ पहुँचते हैं। टाइम भी अपने कवर में हो रहा है, और 9वां सवाल देखते हैं, जो छूट जाएगा वो उसके बाद, या इसमें भी कोई छूट जाएगा दूसरा वीडियो बनेगा, क्या करना, क्योंकि हर फार्मूले पे कुछ ना कुछ सवाल होना चाहिए। जैसे यहाँ कह रहा, किसी कमरे के एक दीवार पे लगे विद्युत बल्ब का, एनसीईआरटी बुक का है, किसी कमरे की दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के, विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस द्वारा 3 मीटर दूरी पर, आकार के
उत्तल लेंस द्वारा 3 मीटर दूरी पर स्थित सामने की दीवार पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है। इसके लिए उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? इसके लिए उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? ठीक है। तो अब इसके लिए हमें बताना है कि अधिकतम फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी मैक्सिमम हो सकती है ना, कि उससे जो है बड़ी नहीं हो सकती है ना, उसके बराबर या उससे छोटी हो सकती है, लेकिन उससे बड़ी नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो देखिए, ये सवाल लगाने के लिए अगर हम एक तरीका होता है इंटीग्रल का करते हैं कि कोई चीज़ अधिकतम होने के लिए उसका किसी इंटीग्रल का जो प्रथम अवकलन होता है वो 0 दिखाते हैं, लेकिन हम द्विघात समीकरण से भी इसको हल कर सकते हैं। ठीक है। तो क्या है कि लिखा है किसी कमरे की दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस द्वारा 3 मीटर दूर स्थित सामने की दीवार पर प्रतिबिंब बनता है। सामने की दीवार, इसके लिए उत्तल लेंस की अधिकतम फोकस दूरी क्या होनी चाहिए? तो अब देखिए, 3 मीटर की दूरी पर बड़े आकार उत्तल लेंस और 3 मीटर मतलब V जो हमारा 3 मीटर की दूरी पे बन रहा है ना। इसका मतलब है कि वस्तु अब लेंस के सामने व्यू मीटर की दूरी पे रखी हुई है। अब जैसे कि एक दीवार है, यहाँ पे इस पे एक बल्ब लगा हुआ है और एक दीवार यहाँ पे है जिसपे उसका प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन बड़े उत्तल 3 मीटर दूरी पर दीवार पे जैसे कि एक उत्तल लेंस रखा हुआ है बड़े आकार का, और इससे जो है वो 3 मीटर की दूरी पर बन रहा है, यही ना। इससे जो है 3 मीटर की दूरी पर बन रहा है। किसी कमरे की दीवार पर लगे विद्युत बल्ब का किसी बड़े आकार के उत्तल लेंस द्वारा 3 मीटर की दूरी पर स्थित सामने की दीवार पर प्रतिबिंब प्राप्त करना है। इसका मतलब ये है ना, एक मिनट, यानी ये दोनों दूरियां 3 मीटर है, सॉरी दीवारों की आपस में ये 3 मीटर है। अगर हम इसे u मान लें तो ये प्रतिबिंब की दूरी जो हो जाएगी 3 माइनस u।
अब इसे हमने मान लिया ना, तो जब मान लिया तो ये माइनस में हो जाएगा, माइनस के साथ रखेंगे तो सूत्र ये रख देंगे, सूत्र अब v माइनस यू से। देखिए ये कितना है, फोकस दूरी हमें पता करना है, ये हमें v पता हो गया, ये v की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस यू, पॉजिटिव रखेंगे, लेकिन ये माइनस यू प्लस रखेंगे, है ना। जो चीज़ हमें पता होती है उसे चिन्ह के साथ रखते हैं। जब हमें इनके बीच की दूरी पता है, अगर ये इसे यू मान ले तो ये भी पता है, ये भी पता है, तो मान लिया तो पता है, इसका मतलब जो मान लिया। तो इसे अगर हम रखें तो 1/3 माइनस यू प्लस 1/u, ये हो सकता है। अब इसे थोड़ा सा साफ करते हैं, यानी कि 1/f, ये 3 माइनस यू और u है, तो ये कट गया तो यहाँ पे u बचा, फिर ये कट गया तो प्लस 3 माइनस यू बचा, तो u कट गया, तो हो जाएगा ऊपर से 3/3u माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 3u माइनस यू स्क्वायर बराबर 3f हो गया, और आप अगर सबको इधर लाएं तो यू स्क्वायर माइनस 3u प्लस 3f इक्वल टू 0, ये चीज़ें आएंगी। अब इस पे हल नहीं है, सबसे अच्छा द्विघात समीकरण लगा दें। द्विघात समीकरण x हो रहा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac 2a। ठीक है, तो से तुलना करिए, ये ऊपर वाला चीज हम मिटा देते हैं, है ना। अब तो इसको तो दिखा दें, इसी तरह का एक सवाल पीछे लगा हुआ था। चलिए अब यहाँ पे क्या है, x के जगह u है माइनस v, तो चूंकि v ऑलरेडी माइनस में है, ये तुलना करें तो ये b है, जैसे यहाँ से तुलना करें ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो देखिए v के जगह वहाँ माइनस b है, तो ऑलरेडी माइनस है, -3 तो +3 हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर -4, a का मान 1 और c का मान 3 है, 3f है ना। तो u बराबर हो जाएगा 3 प्लस माइनस इधर हो जाएगा 9 और माइनस 12f। ठीक है, और बटा 2 भी लिखते चलना है ना यहाँ पे, बटा 2, क्योंकि 2a होता है ना, तो बटा 2। तो चलिए बटा 2 हो गया, तो यहाँ से क्या है, अब देखिए प्रतिबिंब को अगर वास्तविक होना है तो ये चीज का मान, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विविक्तर, इसका मान 0 से बड़ा या 0 के बराबर होना चाहिए। माने वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए कि जो इसका विविक्तर होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अभी हमने लिए, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर स्मॉलर देन होगा तो अधिकल्पित मतलब आभासी हो जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब है कि बी स्क्वायर माइनस 4c का हमने जो निकाला है वो 12f ग्रेटर देन या इक्वल टू ये हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे तो 9 ये हो जाएगा 12f, तो 9/12 ग्रेटर देन और इक्वल टू f। अब इसमें 9 में 12 से अगर भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा,
पॉइंट नहीं जम्बे 12 25 12 12 84 6 बचेगा 60 हुआ 12 × 5 = 60 कट गया है, यानी कि ये आ जाएगा 0.75 इक्वल टू f। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए इसका जो विवेक्तर होगा वो वास्तविक होने के लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अगर इसके वो मूल बराबर होते हैं तब तो बराबर 0, लेकिन वास्तविक के लिए ग्रेटर देन। तो कहने का मतलब है कि फोकस दूरी जो है यहाँ से बताया कि या तो 75 हो या 75 से बड़ी, तो उसकी अधिकतम फोकस दूरी मतलब 75 हो या 75 से छोटी होनी चाहिए। यहाँ क्या बता रहा है, या तो 75 हो या तो 75 से छोटी। यहाँ देख रहे हैं ना, या तो 75 हो 0.75 हो, है ना, या फिर उससे छोटी यानी कि इससे बड़ी नहीं हो सकती। तो अधिकतम फोकस दूरी क्या हो जाएगी, हो जाएगी 7.5 मीटर। ठीक है, तो चलिए ये एनसीईआरटी का अच्छा सवाल था। एक सवाल एनसीईआरटी का और लेते हैं। ठीक है, ऐसा ये जो सवाल एनसीईआरटी का है अच्छा सवाल है, इसको भी देख लिया जाए एनसीईआरटी के। बाकी जो बचते हैं सवाल तो दूसरे वीडियो में देखा जाए, एक सवाल और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना हम। इसको आप डिफरेंशियल से भी लगा सकते हैं। तो एक सवाल है, हालांकि ये सवाल जो है अच्छा ही सवाल है, देखिए लग जाता है कि थोड़ा बड़ा सवाल है। लिखा है कोई कार्ड सीट जिसे 1 मिलीमीटर स्क्वायर 1 मिमी स्क्वायर साइज के वर्गों में विभाजित किया गया। साइज के वर्गों में विभाजित किया गया है, तो 9 सेमी दूरी पर रखकर किसी आवर्धक लेंस 10 सेमी फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, तो 9 सेमी दूरी पर रखकर किसी आवर्धक लेंस 10 सेमी फोकस दूरी का अभिसारी लेंस 9 सेमी दूरी पर रखकर किसी आवर्धक लेंस 10 सेमी फोकस दूरी का 9 सेमी दूरी पर किसी आवर्धक लेंस रखकर किसी आवर्धक लेंस 10 सेमी फोकस दूरी का अभिसारी लेंस। आवर्धक लेंस का मतलब हुआ 10 सेमी फोकस दूरी का अभिसारी लेंस, 10 सेमी फोकस दूरी का अभिसारी लेंस द्वारा उसे नेत्र के निकट रखकर देखा जाता है।
द्वारा उसे नेत्र के निकट रखकर देखा जाता है, नेत्र के निकट रखकर देखा जाता है। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है? पहला सवाल है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है? ठीक है। फिर है, आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? दूसरा है, लेंस का कोणीय आवर्धन मतलब आवर्धन क्षमता क्या है? दूसरा, लेंस का कोणीय आवर्धन मतलब लेंस की क्षमता क्या है? लेंस की क्षमता क्या है? अब दिखा तीसरा सवाल, क्या एक में आवर्धन क्षमता, क्या एक में आवर्धन क्षमता दो में आवर्धन के बराबर है? स्पष्ट कीजिए, स्पष्ट कीजिए। ठीक है। लिखा है कि कोई कार्ड शीट जिसे 1 वर्ग मिलीमीटर साइज के वर्गों में विभाजित किया गया, कई ठो है। ठीक है। तो 9 सेमी दूरी पर रखकर, मतलब u की वैल्यू कितना है? 9 सेंटीमीटर। किसी आवर्धक लेंस जिसकी 10 सेमी फोकल दूरी का अभिसारी लेंस है द्वारा उसे नेत्र के निकट रखकर देखा जाता है ना। तो 1 मिलीमीटर वर्ग का मतलब हुआ कि उसकी जो साइज है, लंबाई चौड़ाई सब 1 है, 1 मिलीमीटर है ना वर्ग, यानी 1 मिलीमीटर लंबा है और 1 मिलीमीटर चौड़ा है वर्ग जो है। यानी वस्तु का आकार अगर बात करें, ऊंचाई जो बना वो है 1 मिलीमीटर है। तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या है? आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? तो पहले हम जो है प्रतिबिंब कितनी दूर बनता है तभी तो हम आवर्धन क्षमता निकालेंगे, और आवर्धन क्षमता से जो है ये हम प्रतिबिंब की साइज निकालेंगे कि प्रतिबिंब की साइज कितनी बन रही है। तो जाहिर सी बात, देखिए पहला सवाल अगर हम हल करते हैं तो यहाँ पर देखिए, और जैसे कि ये बस इस तरह से है, इस तरह से शीट को विभाजित किया गया है, लेकिन ये भी 1 मिलीमीटर है, ये भी 1 मिलीमीटर। तो बस की ऊंचाई कितनी है? एक ही है ना। तो कहने का मतलब है कि अगर हम देखा जाए तो HO की बात करें तो 1 मिलीमीटर है। कितनी है? 1 मिलीमीटर है। वो तो बाद में हम उसको मिलीमीटर सेंटीमीटर में बदलेंगे। और U की वैल्यू यहाँ पे देखा जाए तो -9 सेंटीमीटर है, और फोकस दूरी देखा जाए तो उत्तल लेंस है तो +10 सेंटीमीटर है। तो हम B पहले देखते हैं कहाँ बनेगा, क्योंकि B नहीं पता होगा तो हम M नहीं पता कर पाएंगे, तो हम HI नहीं पता कर पाएंगे। ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं इस सूत्र से 1/B - 1/U से। ये है +10
1/v कितना है नहीं मालूम है, और u कितना है -9, यानी 1/v + 1/9। ठीक है, और ये उधर जा करके क्या हो जाएगा 1/v 1/10 - 1/9, तो ये 90 हो जाएगा। u क्या है -9 है, तो वो प्लस हो गया। ठीक, तो उधर जाएगा घट जाएगा तो -1/90, यानी कि ये 9 - 10 यानी कि -1/9, यानी कि v की वैल्यू -9 सेंटीमीटर होगी। यानी कि ये आवर्धक लेंस है तो v ऑलरेडी क्या है निगेटिव, यानी आभासी प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब यहाँ से वो प्रतिबिंब पूछा है कि आभासी प्रतिबिंब में प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो पहले हम उसकी हाइट तो निकालें। जैसे वस्तु की हाइट 1 थी, ये 1 था, तो हम निकाल लेंगे। तो जब प्रतिबिंब की हाइट पता हो जाएगी तो उसी के उसकी साइज से गुणा कर देंगे। तो हम जानते हैं कि एच आई और एच ओ बराबर होता है v/u। एच आई जो है हमें पता करना है, तो वो तो रहने दीजिए, और ये है 1 मिलीमीटर, और ये दोनों आप उसी में रखिए, क्योंकि अगर हम मिलीमीटर में बनाएंगे सेंटीमीटर में बनाएंगे अनुपात कट जाएगा, मात्रक से कोई नहीं। तो v आया -90 और u है कितना -9, सेमी सेमी तो कैंसिल हो जाएगा, 9 10 में 90, मतलब 10 आएगा। तो कहने का मतलब है कि जो एच आई होगा वो 10 मिलीमीटर आएगा, एक तरह से देखा जाए तो कितना आएगा 10 मिलीमीटर। यानी जो प्रतिबिंब की हाइट होगी वो 10 क्यों आ रहा है, आभासी प्रतिबिंब है तो जाहिर सी बात है सीधा होगा। तो कहने का मतलब प्रतिबिंब बनेगा कुछ इस तरह से, 10 सेमी हाइट का बनेगा, ऐसा है ना, 10 सेंटीमीटर लंबा, मिलीमीटर लंबा, 10 मिलीमीटर चौड़ा। अब इसी का पूछ रहा है वर्ग क्या, क्षेत्रफल क्या होगा, तो 10 × 10 मतलब 100 वर्ग सेमी। तो 10 × 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100 वर्ग सेमी। क्या होगा 100 वर्ग सेमी। ठीक है, 100 वर्ग सेमी हो जाएगा। दूसरा है लेंस का कोणीय आवर्धन की बात कर रहा है, जो इसमें दूसरा सवाल है, लेंस का कोणीय आवर्धन है ना। तो लेंस का कोणीय आवर्धन मतलब वही लेंस की क्षमता क्या है। तो लेंस की क्षमता v/u होती है लेंस की कोणीय आवर्धन। तो लेंस का जो कोणीय आवर्धन निकाला गया था, जबकि ये जो चीज़ पूछा है ये चीज़ अभी यहाँ नहीं है। जब हम लोग दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी पढ़ेंगे तो वहाँ पे कोणीय आवर्धन आएगा, जो फार्मूला होता है m = d/u। एक सरल उत्तल लेंस का कोणीय आवर्धन जो होता है ये सूत्र होता है d/u। वो चीज़ थोड़ा एडवांस पूछ दिया है यहाँ पे, याद रखिएगा। जब हम सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी उसी पढ़ेंगे तो सरल सूक्ष्मदर्शी की ये जिसमें एक लेंस होता है, कोणीय आवर्धन क्षमता का सूत्र होता है d/u। ये जो होती है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, जो कि 25 होती है ना, वस्तु की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो यहाँ से अगर हम कोणीय आवर्धन देखें m तो d/u होता है, तो d की वैल्यू 25 होती है और u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू आपकी यहाँ पे दे रखी थी, कितनी दे रखी थी 9 रखी हुई, तो यहाँ पे 9, तो ये कोणीय आवर्धन हो गया 25/9। तो कोणीय आवर्धन 25/9 मतलब 2.10। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी यहाँ d 25 सेमी है, ठीक है ना। तो वस्तु की तरफ ही स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी है, जहाँ पे वस्तु को स्पष्ट देखा जा सकता है,
तो यू और डी दोनों माइनस में होते हैं, इसलिए यह पॉजिटिव में आएगा। और रही बात तीसरी है कि क्या एक में जो आवर्धन आया, जो आवर्धन क्षमता आई एक में, जो कितना आवर्धन कितना आया था, और दो में आवर्धन के बराबर है। तो पहले में हमने आवर्धन निकाला था, तो पहले का जो आवर्धन हमने निकाला था आई, तो हमने तो वो 10 मिलीमीटर निकाला था, उसका क्षेत्रफल निकाला था। तो क्षेत्रफल 100 सेमी है, तो उसका आवर्धन कितना आया था? 100। भाई इसकी एरिया 1 वर्ग मीटर है और इसकी 100, तो आवर्धन कितना? एक के मुकाबले ये 100 है, तो इसका आवर्धन कितना हो जाएगा? 100। और इसका आवर्धन आया 25/9, तो दोनों तो बराबर नहीं है, वो 25/9 है, वो 100 है, यानी उसका आवर्धन 100 है और प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेमी है। जैसे वहां पे अगर हम आवर्धन की बात करें पहले वाले में, तो ये मिटा देना है। मान लीजिए पहले केस में अगर आवर्धन की बात करें तो V/U होगा, है ना। V90 माइनस कितना था? V कितना आया था? 90 माइनस 90 आया था, U भी माइनस आया था, तो आवर्धन 100। यहाँ पे जो है 90 है और ये भी -9 है, तो 9 दहा में 90, यानी कि 10, सॉरी 10 तो आएगा, लेकिन 10 तो उसकी हाइट आएगी। तो कहने का मतलब है कि आवर्धन जो है उसकी 10 100 क्यों आएगा? यहाँ पे तो हमने 10 निकाला कि एक साइज उसकी 10 है ना, लेकिन उसकी लंबाई भी बढ़ेगी ना। जैसे कहने का मतलब उसकी लंबाई भी 10 बढ़ गई और उसकी चौड़ाई भी 10 बढ़ गई, तो टोटल आवर्धन कितना होगा? टोटल आवर्धन की बात करें तो कितना हो जाएगा? 10 × 10 मतलब हो जाएगा 100। टोटल आवर्धन कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो टोटल आवर्धन यम जो होगा वो जो होगा ये भी बड़ा है ना, रेखीय आवर्धन जिसको कह सकते हैं। और ट्रांसवर्स मतलब कहने का मतलब है कि दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। ये तो ट्रांसवर्स हो गया, है ना, क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ। एक रेखीय होता अनुदैर्घ्य, तो अनुप्रस्थ, है ना, यहाँ पे कहा जाएगा अनुप्रस्थ और गुणे यम अनुदैर्घ्य। तो चूंकि वो जो साइज जो बढ़ेगा उसकी एरिया जो निकालेंगे पूरे क्षेत्रफल की, तो जैसे लंबाई 10 बढ़ रही है तो चौड़ाई भी 10 बढ़ी रहती है, ये भी 10 और ये भी 10, तो मिला के 100 अनुप्रस्थ हो गए। लेकिन उसमें जो कोणीय आवर्धन आ रहा है ना, वो क्योंकि लंबाई चौड़ाई बराबर बढ़ रही है, तो इसलिए आवर्धन जो टिका है दोनों का गुणनफल आएगा। जब हम लोग लेंस पढ़ेंगे वहां पे देखेंगे कि इसी यही फार्मूला बनेगा। तो 100 होगा आवर्धन इसका, है ना। तो आवर्धन जो है वो 100 आएगा और प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल 100 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा। और दूसरे केस में क्या रहा? आवर्धन कोणीय आवर्धन आया, तो वो आया कोणीय आवर्धन जो आया वो 2.8 है। तो कह रहा है कि क्या ये दोनों बराबर है? तो हम लोग बोलेंगे बराबर नहीं है। आवर्धन बराबर होंगे यदि v के जगह d रख दिया जाए, है ना। v बराबर अगर d हो जाए तो आवर्धन बराबर हो जाएंगे। जैसे b हमारा वहां पे 90 रख दिया गया था, तो 90 की जगह अगर 25 रख दिया जाएगा तो बराबर आएंगे, अन्यथा बराबर नहीं। कोणीय आवर्धन आएगा आपका 2.8
और इस तरह से ये रेखीय आवर्धन करने का मतलब है, जिसको हम लोग अनुप्रस्थ अनुदैर्घ्य, क्योंकि देखिए ये अनुप्रस्थ हो गया और लाइन के अनुदिश बढ़ना ये रेखीय हो गया, तो ये भी 10 बढ़ रहा है, ये भी 10 बढ़ रहा है, तब जाकर के कुल आवर्धन कितना हो रहा है 100, जो यम अनुप्रस्थ यम अनुदैर्घ्य दोनों का गुणा होता है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर जो है थोड़ा सा इसमें कुछ कंफ्यूजन आ गया था, है ना, तो सुधार हो गया। तो चलिए ये सूत्र होता है, तो थोड़ा सा ये एडवांस सवाल ही था, आगे जो हमने अभी टॉपिक पढ़ाया नहीं है। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर बस हम यही समाप्त करते हैं। अभी कुछ सवाल छूट गए तो इसके लिए हमें लगता है कि एक और वीडियो बनाना होगा, तो हम इसके पहले हम प्रिज्म पढ़ाएंगे, क्योंकि प्रिज्म में 2, 4, 5 सवाल हैं, उसको लेंगे, इसका छूटा हुआ सवाल लेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, अपनी परीक्षा का ईमानदारी से और मेहनत से तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।